जय हिंद मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता हो, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। आपका ऐसा नहीं है कि अभी का पढ़ा हुआ चीज़ यदि परीक्षा लेट होती है तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता हो, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और एक एक चीज़ को बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। इसीलिए अपनी तैयारी को लगातार बूस्ट करते रहिए। जब भी एग्जाम होगा, जब भी पेपर होगा, एकदम अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो देखिए, कंकाल मांसपेशियां का मतलब क्या हो गया कि किस प्रकार के, अनैच्छिक को कहते हैं या ऐच्छिक को कहते हैं या रेखित करते हैं हृदयक। तो देखिए, रेखित या हृदयक तो कुछ होता ही नहीं है। ऐच्छिक अनैच्छिक को समझना पड़ेगा कि क्या होता है। ऐच्छिक मतलब जिसको हम अपनी इच्छाओं से कर सकते हैं। जैसे मान चलिए कि कहीं का भी हम हाथ पैर को जैसे चला सकते हैं, अपनी इच्छा से चला सकते हैं। क्या हार्ट को अपनी इच्छा से चला सकते हैं? हार्ट कभी अपनी इच्छा से चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए हार्ट क्या हो जाएगा? अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। कभी छींक रहे हैं हम तो अनैच्छिक क्रियाएं हो जाएगा। छींकना हमारे बस की बात नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो हम अपने कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिस पर मेरा खुद का नियंत्रण नहीं होता है, वो अनैच्छिक हो गया। और जिस पर हम खुद मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ पैर का चलाना या मांसपेशियों का कहीं घुमाना या मुंह का टेढ़ा करना, कुछ भी करना, या जीभ निकालना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं। और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, खुद का कंट्रोल नहीं है, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट पर खुद का कंट्रोल नहीं है, तो ये सब क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया हो गया। कह रहा है कि मांसपेशियों के कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐच्छिक क्रियाएं, क्योंकि पेशियां को हम हिला सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक का क्या अर्थ होता है। तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक का अर्थ होता है, ये होता है कुल्हे की जोड़ का प्रतिस्थापन। मतलब हिप जॉइंट, मतलब घुटने का जो होता है ना, घुटना का, तो वहाँ पर जो घुटना वाला जो ये हड्डी रहता है, यहाँ पर बूढ़े आदमी में बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें दर्द होने लगता है, तो फिर वहाँ पर क्या किया जाता है? आर्थोप्लास्टिक कर दिया जाता है और वहाँ पर मूवमेंट होने लग जाता है। कुल्हे की जोड़ प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, मतलब हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देता है। वहाँ पर एक स्टील का बॉडी लगा देता है ताकि वो जो है घिस जाता है, जो पैर घुटना, वो घुटना से ही हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि मानसिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। तो मानसिक धर्म के कारण योनि में रक्त जो बहता है, वो कह रहा है कि शुक्राणु के फटने। देखिए, शुक्राणु तो ये पुरुषों में पाया जाता है, तो महिलाओं, मानसिक धर्म तो महिलाओं को होती है, तो इस प्रकार से ये शुक्राणु तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। उसके बाद कहता है अंडाशय के फटने से। देखिए, ये इस प्रकार का योनि का फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये योनि मार्ग होता है। ठीक है, ये योनि होता है, और यहाँ पर जो होता है ये अंडाशय होता है। ठीक है, ये दोनों अंडाशय होता है। और उसके बाद ये जो है बीच वाला जो भाग होता है इस प्रकार का, यहाँ ये होता है गर्भाशय, और यहाँ पर मतलब मान चलिए शिशन प्रवेश करता है और यहाँ पर जैसे शुक्राणु गिरता है, उसके बाद जाकर के ये मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर जो ये जो परत होती है, ये दीवार होती है, ये टूट टूट करके मानसिक साइकिल के द्वारा, एमसी के द्वारा ये निकलता है। तो अर्थात कह सकते हैं कि गर्भाशय की परत टूटने से क्या होता है? यही ऋतुस्राव होता है, यानी कि इसी को कहते हैं रजोधर्म कहते हैं। ठीक है, तो रजोधर्म में यही कट कट करके निकलता है, मतलब कि परत टूट टूट करके निकलता है, तो इसी से रक्त बहने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, गर्भाशय की परत टूटने से होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये शुक्राणु तो पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय को फटने से नहीं होगा, और योनि की दीवार टूटने से नहीं। ये होता है क्या? गर्भाशय की परत को फटने से होता है, क्योंकि अंडाशय सड़ चुका होता है और वह मतलब वो गर्भाशय की परत पर जम जाता है और वह फट फट करके निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक प्रजनन में क्या, लैंगिक प्रजनन में डैश का या के शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन का मतलब हो गया कि मतलब कि कह सकते हैं कि हम जितने भी जीव होते हैं, स्तनधारी कह सकते हैं, वो सब लैंगिक जनन। तो उसमें क्या होता है कि एक मेल होता है और एक क्या होता है? एक फीमेल होता है। और ये मेल और फीमेल दो जनक होते हैं। दोनों जनक जब आपस में संयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं वो संयोग करते हैं, तब जाकर के विपरीत लिंग, यानी कि दो जनक होते हैं, और ये दोनों जैसो मैथुन करने के बाद जाकर के लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से
कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? देखिए आनुवंशिक विकार का मतलब ये होता है कि जो रोग मतलब कि माता पिता में है और वह रोग अपने बच्चे में चला जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि जन्म से ही जो बीमारी हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो आनुवंशिक रोग इनमें से कौन सा नहीं है? थैलीसीमिया, एनीमिया, रतौंधी और कैंसर। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए थैलीसीमिया होता है, ये आनुवंशिक बीमारी होता है, ठीक है। रतौंधी जबकि विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो कभी भी हो सकता है, ये जन्म से नहीं होता है। और एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और कैंसर तो जानते हैं कि कैंसर मतलब आंतरिक घाव शरीर में कहीं पर हो गया वो कैंसर होता है। तो इस प्रकार से ये सब तो बाद में भी होता है, पर ये थैलीसीमिया ये आनुवंशिक रोग है, यानी कि एक माता पिता को हो गया तो वो अपने बच्चे को भी शेयर कर देता है, वो वहां तक पहुंच जाता है, अपने बच्चे को भी हो जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या पारिस्थितिकी तंत्र में तत्व का चक्रण, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस तत्व का परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा? देखिए इसमें कहा अणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा, अणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा, तत्व की संयोजकता द्वारा, एक अणु में प्रोटॉन की संख्या द्वारा। देखिए हुआ क्या है कि मतलब ये जो है तत्व की परमाणु संख्या जो रखा गया है, देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होता है और इतना ही इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होता है। लेकिन क्या ये जो परमाणु संख्या दिया गया है क्या इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे हम सोडियम लिखते हैं, सोडियम में प्लस दे देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर सकता है या फिर वो त्याग कर सकता है। ये दो स्थितियां ऐसी बन सकती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर तो नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है सो दिया गया था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कभी त्याग कर देता था और कभी क्या करता था? ग्रहण कर लेता था, जिसके आधार पर कहा गया क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम नहीं कह सकते कि परमाणु संख्या की दिया जाएगा। तो इसलिए क्या कह दिया गया क्या? प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान रहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग होता है, जबकि प्रोटॉन की संख्या कभी भी त्याग नहीं होता। और न्यूट्रॉन की संख्या जब हम उसमें जोड़ देते हैं तब उसका द्रव्यमान हो जाता है, यानी कि उसका वजन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये सब बराबर होते हैं, परंतु इसका जो परमाणु क्रमांक दिया गया है वो किस पर दिया गया है? प्रोटॉन की संख्या पर दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई निश्चित भरोसा नहीं है, वह कब आएगा कब जाएगा, इसीलिए परमाणु क्रमांक, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो बदल नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन के घटने और बढ़ने से, इसीलिए परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या के आधार पर रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश के द्वारा होते बने रहते हैं। तो देखिए कह रहा सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? सहसंयोजक, देखिए एक होता है आयनिक बंध। आयनिक बंध क्या होता है? जैसे कि मानिए कि यहाँ सोडियम है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन है, तो सोडियम Na+Cl-, यानी कि इसमें एक अधिक, मतलब कि इसमें से कहते हैं सोडियम में एक, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। यदि देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 8, 10, 1, 11 ऐसे होगा, और 17 में है तो ये हो जाएगा 2, 8, 10, 10, 17। देखिए तो इसका यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो ये पूर्ण कोश हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन के बीच होता है ये आयनिक बंध होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे करके कर लिया काम, ठीक है। अब देखिए सहसंयोजक में क्या होता है? कहता है कि ना तो हम त्याग करेंगे और ना ही ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? दोस्ती कर लेंगे। जैसे कि ऑक्सीजन के दो परमाणु, दो अणु ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के दो परमाणु लेते हैं, इसके बीच में देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और इसमें देखिए कितना होता है? बाह्य इस कक्षा में 6 होता है इसका, ठीक है, बाह्य कक्षा में 6 होता है। ये क्या करता है? ये कहता है क्या, आप मेरे साथ जुड़ जाओ, आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो मेरा भी कक्षा 8 हो जाएगा, और ये कहता है कि दोनों दोस्ती कर लेते हैं, दोनों का 2-2 कक्षा पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसमें 2-2 यहाँ रहता है, 2-2, यानी अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 6 रहता है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 6 रहता है, और दोनों क्या करते हैं? दोनों को अपने कोष पूरा करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, तो इसका भी 8 कक्षा पूर्ण हो जाता है, इसका भी 8 कक्षा पूर्ण हो जाता है। इसी को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और परमाणु सबसे छोटा होता है। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया हुआ है, लिथियम और ऑक्सीजन दिया हुआ है, और लिथियम और हाइड्रोजन दिया हुआ है। तो देखिए इस समय उसके बाद यहाँ फ्रांसियम और हीलियम है। तो इसमें कह रहा था पहले क्या कह रहा था? पहले कह रहा था सबसे बड़ा, तो बड़ा के बाद छोटा खोजना है। देखिए फ्रांसियम जो है यह फ्रांसियम कितना होता है? 87 होता है, 87। और हम पीरियोडिक टेबल में बताए हुए थे एक वीडियो में कि पीरियोडिक टेबल में बताए थे क्या होता है। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें इधर से यानी कि बाएं से दाएं
की ओर जाते हैं तो भी परमाणु का आकार क्या होता है, धीरे धीरे परमाणु का आकार छोटा होता है। इस प्रकार से हम बताए थे कि परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और ऊपर से नीचे आने पर भी परमाणु का आकार क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो जब ये बाएं से दाएं जाएगा छोटा होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बड़ा होता है। तो फ्रांसियम तो सबसे नीचे रहता है, क्योंकि फ्रांसियम 87 होता है और ये हाइड्रोजन ग्रुप का होता है, तो इस जिससे क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर डी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। नाइट्रोजन के परिवार का तीसरा परमाणु संख्या कौन सा है? देखिए यहाँ पर 7 है नाइट्रोजन वाला। ठीक है, 7 के बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बताए थे कि जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में पहला जो यहाँ पर हीलियम लिखा रहता है 2, उसमें 8 जोड़ते हैं तो 10 नियोन हो जाता है, फिर उसमें 8 जोड़ते हैं तो ये 10 8 18 हो जाता है, आर्गन हो जाता है। फिर उसमें क्या करते हैं, मतलब कि पहले 8 जोड़ते हैं, 2 बार 8 जोड़ते हैं, फिर 18 जोड़ते हैं, और 18 जोड़ने के बाद उसके बाद 32 जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं कि 2 जोड़ेंगे, फिर उसमें दो तो हीलियम है, हीलियम में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाला, फिर उसमें 8 जोड़ेंगे। तो कह सकते हैं इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, तो यानी कि इसमें पहला 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 में फिर उसके बाद क्या कर जोड़ना है, यहाँ पर देखिए 8 जुट गया है, फिर 8 जुट गया है, तो 2 बार तो हो ही गया है। तो 2 बार में से पहला तो 7 वाला में ही हो गया था 8, तो इसमें अब 18 जोड़ना है। 18 जोड़ना तो 15 8 33, यानी कि 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो यानी आर्सेनिक होता है। ठीक है, फास्फोरस के बाद उसी ग्रुप में होता है आर्सेनिक, और आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 33 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन परिवार का तीसरा। ऐसे देखिए हम पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं आपको, पीरियोडिक टेबल दिखाने से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पीरियोडिक टेबल हम ले लिए हैं, पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ये 7 है, फास्फोरस 15 है, और यहाँ पर आर्सेनिक क्या है, 33 है। इस प्रकार से आप देख लिए कि उसी परिवार का। और उसके बाद फ्रांसियम को देख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन था और इसी का सबसे 87 नंबर पर फ्रांसियम था। तो ये नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है, और ये बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसमें क्या था, फ्रांसियम बड़ा था। और ये वाला जो क्वेश्चन अभी आया है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक इसके बारे में पूछ रहा था, तीसरा परिवार कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है। तो कौन सा कथन सही है, इसका चयन करना है। तो इसमें कह रहा है कि स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है, नहीं, क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। यदि गैस की या तत्व की बात करेगा तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा था, धातु कह रहा था। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और ऑस्मियम सबसे भारी होती है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा था कि कॉपर, उसके बाद क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सोना और ये तो एस दे दिया है। देखिए इसको कॉइंस मेटल नहीं कहते हैं। कॉइंस मेटल क्या क्या होता है, इसमें जबकि हम कॉपर मिलाते हैं, कॉपर के साथ एजी रहता है और एयू रहता है, यानी कि चांदी और सोना कह सकते हैं। सोना चांदी और कॉपर मिला देते हैं तो इसको कहते हैं मुद्रा धातु। क्या कहते हैं, इसको मुद्रा धातु या कॉइंस मेटल कहते हैं। ठीक है, कॉइंस मेटल कहते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, इसका मतलब कि ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखते हैं तीसरा क्या है, इसमें कह रहा है SeFr, फ्रांसियम हो गया, पारा हो गया, गैलियम हो गया और ब्रोमीन हो गया, ये सब लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखिए ये सब में से तो ये फ्रांसियम हो गया या पारा हो गया, गैलियम हो गया, उसके बाद जाकर के ये ब्रोमीन हो गया, ये सब तो तरल अवस्था में रहता है, पर ये सेलेनियम नहीं रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। अब देखिए कह रहा है कि हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, अर्थात डी सही हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें देखिए ये भी कह रहा है स्कैंडियम सबसे हल्की धातु, ये गलत है। और इसमें जैसे एस दे दिया है, यहाँ पर एस की जगह पर क्या होना चाहिए था, एजी होना चाहिए था। ठीक है, एजी मतलब चांदी होना चाहिए था। ठीक, अर्जेंटम। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन किसके और किसके बीच रखा गया है। तो देखिए देखते हैं सिलिकॉन किसके किसके बीच रखा गया है। पीरियोडिक टेबल देखिए, सिलिकॉन किसके किसके बीच रखे गए थे। सिलिकॉन कितना होता है, 14 होता है। तो देखिए 14 कहाँ पर है, तो 14 देखिए यहाँ पर है। तो ये क्या है, एल्युमिनियम और उसके बाद फास्फोरस के बीच है। कहाँ है, एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में था, एल्युमिनियम और फास्फोरस। तो देख लेते हैं एल्युमिनियम और फास्फोरस किस में था, तो एल्युमिनियम और फास्फोरस ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए क्या रखा है, ब्रॉन्ज का अवयव क्या होता है। देखिए ब्रॉन्ज का अवयव क्या होता है, तो इसको अच्छी तरह से समझिए। जो 2-3 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले नंबर तो देखिए पीतल क्या होता है,
पीतल, पीतल को कहते हैं ब्रास, क्या बोलते हैं, ब्रास, या इसी को हम कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं मुंज मेटल, क्या कहते हैं, मुंज मेटल और मुंज मेटल। ये तीनों याद रखिए कि ये तीनों के तीनों नाम पूछ लेता है, कभी पीतल पूछ लेगा, कभी ब्रास पूछ लेगा, कभी मुंज मेटल पूछ लेगा। और इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है कॉपर प्लस जिंक को मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कॉपर प्लस जिंक मिलाते हैं। तो इस कॉपर प्लस जिंक को मिला करके इसको क्या कहते हैं, या तो पीतल कहते हैं, या इसी को, या हम कह सकते हैं, देखिए इसका क्या होता है, ट्रिक होता है पिताजी, क्या होता है, पिताजी। तो मतलब क्या हो गया कि ये तांबा और जिंक को मिला करके पीतल बनता है, और पीतल को ही कहा जाता है ब्रास, या इसी को कहा जाता है मुंज मेटल। तो जब पीतल दे दिया थी पिताजी तो कम करेगा, पर यहाँ पर ब्रास लिख दिया, मुंज मेटल लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखिए कि ये जो होता है, ये ब्रॉन्ज के बारे में पूछ रहा था, तो हम अभी ब्रास बताए हैं, ब्रॉन्ज नहीं बताए। अब ब्रॉन्ज के बारे में बताते हैं। ब्रॉन्ज में देखिए, ब्रॉन्ज को हम कह सकते हैं कांसा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, कांसा, ब्रॉन्ज, या इसी का सिक्का या घंटी बनता है, घंटी मेटल, ये इसी को बेल मेटल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेल मेटल, कांसा या बेल मेटल कहते हैं। तो इस कांसा या बेल मेटल इसमें किस किस चीज़ का रहता है, तो इसमें याद रखिए कि कॉपर के साथ, तांबा तो इसमें भी रहता है, पर इसके साथ यदि टीन मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांसा, या इसी को कहते हैं ब्रॉन्ज मेटल, या इसी को कहते हैं बेल मेटल। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है, देखिए घंटी हम बजाते हैं बेल मेटल, इन बेल का मतलब क्या होगा, घंटी, टन 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 की आवाज़ करता है, तो ऐसा क्या हो गया, टीन हो गया, ये टीन है, तो ऐसा टीन है, तो टीन से टन 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 बोलेगा, तो इसका मतलब हो गया क्या, ये बेल मेटल है। और बेल मेटल को ही कांसा कहते हैं, या इसी को ब्रॉन्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को ब्रॉन्ज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण आवर्धक ग्लास निम्न शामिल होता है। तो एक साधारण जो आवर्धक ग्लास होता है उसमें होता है छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस लगा होता है। जैसे हम लोग छोटे मोटे एक प्रकार बॉक्स में लेंस आता था ना, उसमें धूप लगाते थे तो माचिस का तीली जल जाता था। तो इस प्रकार से यही वही रहता है, छोटी फोकल लंबाई का उत्तल लेंस उसमें लगा रहता है। तो हम लोग जो बचपन में जिससे माचिस का तीली जलाया करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है। तो देखिए जब भी शक्ति की बात कर रहा है तो दर्पण तो हो नहीं सकता, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब क्षमता की बात करेगा तो उत्तल में होता है हमेशा पॉजिटिव, और अवतल में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये क्षमता किस में दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। अब प्लस में दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस होगा, दर्पण तो नहीं हो सकता है, दर्पण में क्षमता की बात ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। देखिए 2 फोकस दूरियां वाले लेंस का उपयोग, तो यहाँ पर जैसे देखिए बूढ़े का वृद्ध व्यक्ति का रहता है तो नीचे रहता है उत्तल लेंस लगा हुआ और ऊपर रहता है अवतल लेंस लगा हुआ। तो इसमें क्या होता है, ऊपर यानी कि दूर की चीज़ों को देखने के लिए ऊपर प्रयोग किया जाता है और नीचे की चीज़ देखने के लिए नीचे देखते हैं तो ये उत्तल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, पहले अ होता है मतलब कि ऊपर, और उसके बाद में आता है उत्तल तो मतलब नीचे। तो अ पहले आता है तो हर्ष बाद में आता है, तो मतलब ऊपर हो गया उत्तल, नीचे हो जाता है, सॉरी ऊपर हो गया अवतल और नीचे हो गया उत्तल, इस प्रकार से लगा रहता है। तो इसको कहते हैं क्या, प्रेस बायोपिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए लेकिन क्या कह रहा है, यहाँ पर या दे दिया है, मायोपिया दे दिया है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो इसके साथ तो हो नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ यदि प्रेस बायोपिया रहता, यानी कि कह सकते हैं जरा दृष्टि दोष लिखा रहता तो ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन इसमें जरा दृष्टि दोष में यानी कि दूर की वस्तु भी ठीक से दिखाई नहीं देती है और नजदीक की वस्तु भी सही से दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका आंसर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों रहता है। तब हम वहां पर क्या करते हैं, फोकस दूरी दो फोकस दूरी वाले लेंसों का प्रयोग करते हैं। इसी में यदि ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ प्रेस बायोपिया देता यानी कि जरा दृष्टि दोष रह देता तो फिर ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है। तो इसलिए कि इसमें या लिख दिया इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, किरचॉफ का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ के नियम, देखिए 2-3 नियम के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किस नियम पर आधारित है। तो देखिए जब टक्कर की बात करेगा ना, जब भी टक्कर की बात करेगा तो टक्कर में हो जाता है संवेग संरक्षण। क्या हो जाता है, इसमें संवेग की बात करेगा, संवेग संरक्षण की
होता है। और यदि किरचॉफ की बात कर रहा है तो किरचॉफ में क्या करता है, धारा बहता है यानी कि करंट होता है, तो इसमें कह सकते हैं ये धारा का संरक्षण करता है। और यदि उष्मागतिकी का बारे में पूछेगा तो उष्मागतिकी के बारे में पूछेगा तो उसमें ऊर्जा संरक्षित रहता है। क्या रहता है, ऊर्जा संरक्षित। यहाँ किरचॉफ के नियम के बारे में पूछ रहा था तो इसका क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत धारा है, ठीक है, कह रहा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। अब देखिए सबसे पहले नंबर तो इसमें समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है यानी कि हीट पूछ रहा है, H बराबर पूछ रहा है। H बराबर फॉर्मूला याद होगा, H बराबर होता है I² RT, जहां पर T क्या है, टाइम है, R क्या है, प्रतिरोध है, जितना दिया हुआ है 2 ओम, और उसके बाद I क्या है, धारा का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें धारा का मान दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो है गलती से लिखा गया है, यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, कितना, सॉरी यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 एम्पियर लिखा हुआ है, 5 एम्पियर की धारा, बाय मिस्टेक हो गया है। तो इसमें देखिए अब क्या करना है, H बराबर इसमें कितना दिया हुआ है, H बराबर निकालना ही है, और I का मान 5 दिया है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें 5 का स्क्वायर होगा। अब गुने RT फॉर्मूला में था, R कितना, R का मान था 2 और T का मान दिया हुआ है 30 मिनट, तो मिनट को हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस प्रकार से ये हो गया 25 गुना कर सकते हैं 2 और 2 गुना कर सकते हैं 6 3 18 यानी 180। अब देखिए 25 दूनी 50, 50 को 18 से गुना करेंगे तो 5 को, हाँ तो 18 5 90, डबल 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं 9 गुने 10 पर पावर 3 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइस और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं। इस पूरे को कहते हैं एक अणु, और इसमें जितने भी लिखे हुए हैं तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उस सबको क्या कहते हैं, उस सबको परमाणु बोलते हैं। तो कह रहा है एक अणु में कितने परमाणु थे, देखिए यहाँ पर अंदर में 1 है और 4 है, तो 4 1 5, और पूरे पर होल है, तो कह सकते हैं कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, ये तो पूरे हो गया 10, उसके बाद 1 यहाँ है 11 और 4 यहाँ है, कितना हो गया, तो 11 4 15, तो टोटल इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, कहता है कि हेनरी बेक्यूरेल इनमें से किसकी खोज से संबंधित है। देखिए हेनरी बेक्यूरेल जैसे रेडियोधर्मिता की खोज होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक होता है पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने किया था, तो पोलोनियम और रेडियम की खोज जो किया था, ये किया था मैडम क्यूरी ने। ये किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था, मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी के बारे में ऐसा नहीं किया कि मतलब ये कह देंगे कि रेडियो धर्मिता की खोज किया था, रेडियो धर्मिता की खोज बेक्यूरेल ने किया था, ठीक है, लेकिन रेडियम और पोलोनियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। और मैडम क्यूरी को नोबेल परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बेटी को, जमाई को और इनके पति को और इनको भी सबको मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, इसीलिए इनको नोबेल परिवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब यदि तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।